यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इकोनॉमिक्स के रिवीजन देखते रहो, कंटिन्यू करते हैं। अपना जो चैप्टर बचा है वो है एक चैप्टर 4 और दूसरा चैप्टर 2। चैप्टर 2 में 4 यूनिट्स हैं एंड चैप्टर 4 में 5 यूनिट्स। चैप्टर 4 थोड़ा कंटेंट में बड़ा है तो हम चैप्टर 4 को रिवाइज करते हैं। चैप्टर 4 के सारे यूनिट हो जाएंगे चैप्टर 2। ठीक। दूसरी बात, एक दो दिन बाद जब ये इकोनॉमिक्स की रिवीजन लेक्चर कंप्लीट हो जाएगी तो हमने एफएम, इको और कॉस्टिंग सारे रिवीजन लेक्चर खत्म हो जाएंगे। फिर मैं क्या करूंगा कि आप लोगों के लिए, देखो रिवीजन लेक्चर में एक लिमिटेशन थी कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पा रहा था। कुछ बच्चों का ये डाउट था कि सर इंस्टीट्यूट में कोई कोई यूनिक क्वेश्चन ऐड हुए हैं या क्वेश्चन ऐड हुए हैं या फिर पास्ट ईयर या आरटीपी का कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन के लिए आपको कुछ और क्वेश्चन में कराना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस सीरीज को कंटिन्यू करूँ कि कॉस्टिंग के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, एफएम के और इको के क्वेश्चन हम करें। क्योंकि जून में क्या हो जाएगा, जून में जब आप रिवाइज करोगे तो रिवीजन लेक्चर को आप देखोगे, कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलो पहला यूनिट है दैट इज थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का दिया हुआ थ्योरी देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग। इस चैप्टर को दो हिस्सों में मैंने बांटा है। पहला बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में क्या देखेंगे तो सर बेसिक कंसेप्ट में एक तो इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कुछ ऐसे आर्गुमेंट है जो इंटरनेशनल ट्रेड के फेवर में बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड अच्छा है। कुछ ऐसे आर्गुमेंट है जो उसके अगेंस्ट में बोलते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड अच्छा नहीं होता। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज, इकोनॉमिस्ट के दिए हुए थ्योरीज की इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। और कितने थ्योरीज है तो सर 5 थ्योरीज है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से आएगा, थ्योरीज से आएगा। ये बेसिक है, नॉलेज के लिए याद होना चाहिए, पर क्वेश्चन स्पेशली इस पोर्शन से आएगा। चलो पहला तो देखो इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। तो इंटरनेशनल ट्रेड मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज रिसोर्सेज। सिर्फ गुड्स एंड सर्विस नहीं, मेटल हो सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज हो सकता है, इसके भी एक्सचेंज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, है कि नहीं। इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। देखो इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो एक तो मल्टीपल करेंसी होगा, दो देश है तो दो करेंसी होगा, है कि नहीं। तो यह मल्टीपल करेंसी। ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी, जाहिर सी बात है, क्यों, ड्यू टू हेट्रोजीनियस कस्टमर एंड करेंसी। अलग 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 करेंसी इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग नेचर के कस्टमर इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। डिफरेंस इन लीगल सिस्टम, यहाँ के लॉ कुछ और हो सकते हैं, फॉरेन कंट्री के लॉ कुछ और हो सकते हैं। इलाबोरेटिव डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन आपको ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी इंटरनेशनल ट्रेड करते टाइम। डाइवर्स रिस्ट्रिक्शन इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, रेगुलेशन, ड्यूटी। देखो डाइवर्स का मतलब अलग अलग टाइप के रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, उस कंट्री के टैरिफ ड्यूटीज अलग हो सकते हैं, है कि नहीं, इस कंट्री के अलग। प्लस कंट्री में भी अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अलग अलग रिस्ट्रिक्शन, अलग अलग टैक्स रेट मेंशन है। ये सारी चीज इंटरनेशनल ट्रेड के कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कुछ ऐसे आर्गुमेंट है जो इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड होनी चाहिए, दो देशों के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड अच्छी होती है। पहला तो क्या है कि इट इज अ पावरफुल स्टिमुलस टू इकोनॉमिक इफिशिएंसी एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइजिंग इनकम। स्टिमुलस का मतलब होता है बूस्ट, इकोनॉमी को बूस्ट देता है, इकोनॉमी को इफिशियंसी, इकोनॉमी इफिशियंसी अचीव करने में मदद करता है कि नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज होंगे, ठीक, इकोनॉमी का ग्रोथ होगा और इनकम बढ़ेगा लोगों का, लोग कमाएंगे इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपोर्ट करके, तो ऑब्वियसली इनकम बढ़ेगा। प्रोवाइड करता है न्यू मार्केट एंड न्यू मटेरियल। होता क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड में आप दूसरे देशों में बेच सकते हो तो आपको नया मार्केट मिलेगा, आप सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं फॉरेन कंट्री में भी बेच सकते हैं। न्यू मटेरियल मीन्स अगर आपको कोई इनपुट चाहिए तो सिर्फ अपनी कंट्री से नहीं फॉरेन कंट्री से भी ले आ सकते हैं। इनहेंस द एक्सटेंड ऑफ मार्केट, अभी देखें कि मार्केट का साइज बढ़ जाएगा। मैकेनाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन, ज्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चीजें हो जाएंगी और स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, हमें भी नया नया नो हाउ पता चलेगा, टेक्नोलॉजी पता चलेगा फॉरेन एंड डेवलप कंट्री से, है कि नहीं। एक्सपोर्ट क्या करता है, स्टिमुलेट, बूस्ट देता है इकोनॉमिक ग्रोथ को बाय क्रिएटिंग जॉब। एक्सपोर्ट की वजह से जॉब होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली जॉब क्रिएट होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, यही सब यहाँ लिखा है। इनोवेटिव सर्विसेज,
आते हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक, है कि नहीं, नया नया सर्विस, वेल डेवलप्ड सर्विस आते रहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। पहले दुनिया जब सिंपल थी, बार्टर सिस्टम था, कुछ ऐसा नहीं था। आज देखो ट्रेड रिलेशन की वजह से हमें नया नया टेक्नोलॉजी पता चलता है, बैंकिंग सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, सब चीज डेवलप हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। होता क्या है अभी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई क्या है, फॉरेन कंट्री हमारी कंट्री में आके बिजनेस खोले, वेंचर्स खोले, इसको बोलते हैं एफडीआई। समझ रहे हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वहां से जो इन्वेस्टमेंट आती है, जो यहाँ पे बिजनेस में, वेंचर्स वगैरह में, लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट होते हैं, उस कैपिटल को एफडीआई बोलते हैं। इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है कि नहीं। एक बिजनेस खुलता है तो वहाँ कितने लोग के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अगला देखो, ब्रोडेन प्रोडक्शन बेस एंड फैसिलिटेट एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। एक तो देखो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे बेचने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, तो हमारा प्रोडक्शन बेस बढ़ेगा। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक जगह ही सिर्फ एक्सपोर्ट ना करके हम अलग अलग जगह एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अलग अलग देशों में एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कि एक के साथ ट्रेड रिलेशन बिगड़ भी जाए तो दूसरे को एक्सपोर्ट करते रहेंगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है, कैसे, हमें नया नया नो हाउ पता चलता है, टेक्नोलॉजी पता चलता है, यही सब लिखा हुआ है। और दो देशों में हार्मोनी एंड कोऑपरेशन मेंटेन रखता है। देखो कुछ अगेंस्ट के पॉइंट है, एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हो। चलो एक आध पॉइंट मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जो मेन इंपॉर्टेंट है इस यहाँ से, वो है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, उसी पे क्वेश्चन पूछेगा। पहला, निगेटिव लेबर मार्केट। जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी आएंगी तो लेबर को जॉबलेस हो जाएगा और निगेटिव लेबर मार्केट हो जाएगा, लेबर को जॉब नहीं मिलेगा। देखो इंटरनेशनल ट्रेड इज ऑफन नॉट इक्वली बेनिफिशियल टू ऑल द नेशन। जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल ट्रेड अगर हो जाए कि आप मेरे देश में बेच सकते हैं, मैं आपके देश में, तो बड़े बड़े नेशन को ज्यादा फायदा मिलता है। क्यों, वो सब चीज प्रोड्यूस करते हैं तो वो तो कहीं भी बेच सकते हैं। और छोटे देश जो उतना प्रोड्यूस नहीं करते, वो डिपेंडेंट हो जाएंगे उनके कंट्री के गुड्स पे, और वो तो एक्सपोर्ट उतना कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो सब चीज बना नहीं पाते। एक्सेस स्ट्रेस ऑन एक्सपोर्ट एंड प्रॉफिट ड्रिवन एग्जॉस्ट करता है नेचुरल रिसोर्सेज। सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड में हम एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, ये सब सोचेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ पैसों पे और एक्सपोर्ट पे ध्यान देंगे, तो हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को बैड वे में यूज करने लग जाएंगे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, और एग्जॉस्ट हो जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अगला पॉइंट है, टू मच एक्सपोर्ट ओरिएंट में डिस्ट्रॉट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अवे फ्रॉम जेन्युइन इन्वेस्टमेंट ऑफ द। देखो होता क्या है कि जहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट नहीं जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल जिस गुड्स में ज्यादा प्रॉफिट नहीं जुड़े हुए हैं, उस गुड्स को भी तो देश के लिए बनाना जरूरी है कि नहीं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, कंप्लीटली प्रॉफिट ओरिएंटेड जब मोटिव हो जाती है, तो सिर्फ वही गुड जिसमें हाई प्रॉफिट हो वही बनाएगा, और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो हर एक सेक्टर में होनी चाहिए वो हैम्पर होगी। राइवलरी क्रिएट हो सकता है, कंपटीशन, कई बार एक्सेस कंपटीशन की वजह से दुश्मनी वाली भावना क्रिएट हो जाता है। ठीक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में हैम्पर करेगा। क्यों, दूसरी देश अपनी गुड्स अगर सस्ते में देने लगे तो डोमेस्टिक गुड्स कोई खरीदेगा ही नहीं, और इस वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री अगर कम्पिटिट नहीं कर पाई फॉरेन इंडस्ट्री से, फॉरेन गुड से, तो ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक इंडस्ट्री सब बंद हो जाएगा। इकोनॉमी ऑटोनॉमी एंड पॉलिटिकल सोवर्निटी को इंडेंजर होगा। इसका मतलब क्या होता है कि देखो छोटे देश जनरली बड़े देशों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, और वहां पे होता क्या है कि जब हम बड़े देश के डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो हम बड़े देश की वजह से थोड़ा हमें इफेक्ट पड़ता है, वो पॉलिटिकल प्रेशर उनकी, है कि नहीं, और हम एक इंडिपेंडेंट वे में अपनी कंट्री को रन नहीं कर पाते। जाहिर सी बात है बड़े बड़े देश फिर इंटरफेयर करने लगेंगे। यही सब चीज है। कई बार हम एक्सपोर्ट की वजह से, ज्यादा एक्सपोर्ट की वजह से चीजें अपने ही देश में महंगी हो जाती है। फॉर एग्जांपल 2014 में जो ओनियन का प्राइस था, ओनियन था ही नहीं कंट्री में और 200 रुपए में बिक रहे थे प्याज देश में। ऐसा तो नहीं कि देश में प्रोडक्शन नहीं होता, एक्सपोर्ट करने की वजह से गुड्स देश में अगर नहीं होगी तो कई बार हायर इन्फ्लेशन फेस करना पड़ सकता है। आज देखो डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाली पॉइंट मैंने बताया था, एक ट्रेंड चला हुआ है यहाँ पे। देखो सिर्फ कोई भी इंडियन टाइप के जो भी रेस्टोरेंट वगैरह है, अब कोई भी वैसे रेस्टोरेंट उतने नहीं चलते, आप देखोगे वहां भीड़ ही नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमें फॉरेन के ट्रेंड की वजह से जो ये लिखा हुआ है
कंज्यूमर कल्चर में चेंज आ जाता है एंड पैटर्न ऑफ डिमांड में चेंज आ जाता है। तो लोग कैफेज वगैरह में ज़्यादा प्रीफर करते हैं, उनका प्रेफरेंस चेंज हो चुका है। और इस वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह थे कितने बंद हो गए, जो ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट वगैरह थे। तो इस वजह से इंटरनेशनल ट्रेड अच्छी भी है बुरी भी है। कुछ लोग अच्छे बोलते हैं। चलो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू हो रहा है, थ्योरीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड। पहला है मर्केंटलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखो ये किसका पॉलिसी था, यूरोपियन ग्रेट पावर, जो अंग्रेज हुआ करते थे ना, अंग्रेज जब राज करते थे तो अंग्रेजों का ये सोच है, क्या सोच है उनका, मानना था ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो और कम से कम इंपोर्ट करो। अगर आप एक्सपोर्ट बहुत करोगे तो आप रिच बनोगे। कैसे एक्सपोर्ट करो और प्रीसियस मेटल लेके आओ उस कंट्री से, बदले में एक्सपोर्ट करने के, एक्सपोर्ट करके, ठीक, जितना ज्यादा आप प्रीसियस गोल्ड एंड सिल्वर कलेक्ट करोगे उतना ही ज्यादा आप रिच बनोगे। समझ रहे हो, इट इज नॉट उनका मानना था, दिस आर्ग्यूमेंट एग्री दैट ट्रेड इज अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब एक को नुकसान और एक को फायदा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रेड में दोनों को फायदा हो, विन विन सिचुएशन नहीं होगा, विन एंड लॉस सिचुएशन होगा। तो जो एक्सपोर्ट करेगा वो विन करेगा, जो इंपोर्ट करेगा वो लूज करेगा। ये उनका मानना था, ठीक है। अब देखोगे एज इट इज मैंने सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, पढ़ लो। जैसे कि बिलीव दैट मोर गोल्ड एंड सिल्वर अ कंट्री एक्यूमुलेट रिचर इट गेट, मैक्सिमाइज करो एक्सपोर्ट को और मिनिमाइज करो इंपोर्ट को, है कि नहीं, जीरो सम गेम। यानी कि द विनर हु विंस एट द कॉस्ट और एक्सपेंस ऑफ द लूजर, यानी कि एक जीतेगा और एक हारेगा। समझ रहे हो। पर लेटर ऑन इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट किया और सारे इकोनॉमिस्ट ने बोला ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जा सकता है जहां दोनों कंट्री जो एक दूसरे से ट्रेड रिलेशन रखते हैं वो विन विन सिचुएशन में हो, कि दोनों को फायदा है उसकी वजह से। दूसरा जो थ्योरी है दैट इज सॉरी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। देखो किसने दिया था, सबसे पहले एडम स्मिथ ने। इसने बोला था इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉट अ जीरो सम गेम। ऐसा नहीं है कि एक जीतेगा दूसरे के कॉस्ट पे जीतेगा, यानी कि दूसरे को हरा के जीतेगा। ऐसा बिल्कुल संभव है कि दोनों फायदे वाली सिचुएशन में है। करना क्या है, तो एग्जाम्पल के तौर पे एक देखो, एडम स्मिथ ने एज्यूम किया था कि एक कंट्री को किसी एक प्रोडक्ट में कंपैरेटिव एडवांटेज है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो दो कंट्री का एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर बताता। व्हीट अगर बनाना हो तो 1 घंटे में A6 बनाता है, ये सिर्फ 1 बनाता है। तो किसको एडवांटेज है, कॉस्ट एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज ए को। व्हीट में सर ए को एडवांटेज है, ए बना रहा है ना तो ज्यादा प्रोड्यूस करता है। वैसे ही क्लोथ में देखो, ए 4 यूनिट बनाता है तो बी 5 यूनिट बनाता है। इसमें किसको एडवांटेज है, सर बी को एडवांटेज है, बी ज्यादा बना रहा है उसी समय में, है कि नहीं। यानी कि एक कंट्री को किसी और प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट एडवांटेज हो सकता है और दूसरी कंट्री जो बी कंट्री है उसको किसी और प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट एडवांटेज हो सकता है। ईच कंट्री शुड इंगेज इन अ प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स इन विच इट हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज। ए को कौन से गुड्स बनाने चाहिए, व्हीट, क्योंकि इसको इसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज होना चाहिए हो, और बी को क्लॉथ एंड सेल इंपोर्ट, और दोनों को क्या इंपोर्ट करना चाहिए जिसमें उसका नहीं है। अब मान लो ए क्या कर रहा है, व्हीट बना रहा है और इसको देश में कपड़े भी तो चाहिए, तो ये क्या करे, व्हीट बेच के कपड़ा लेके आए बी से। बी क्लोथ बना रहा है तो ये क्या करे, क्लोथ थोड़ा बेच के एक्सचेंज करके व्हीट लेके आए। तो दोनों कंट्री को अलग अलग प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट एडवांटेज होते हैं। जिसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो दोनों कंट्री बनाए, जैसे ए व्हीट बनाए और बी क्लोथ बनाए, और क्या करे, एक्सचेंज कर ले। यही चीज एडम स्मिथ ने बोली थी। फ्रॉम द अबव टेबल देखो यही सेम चीज लिखा है कि 1 घंटे में 6 यूनिट बनाता है व्हीट का ए और 1 यूनिट बनाता है बी। वैसे ही ऑन द अदर हैंड 4 यूनिट बनाता है किसका, क्लोथ का ए, और 5 यूनिट बी। ए का जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो है व्हीट प्रोडक्शन में, और बी का जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो है क्लोथ प्रोडक्शन में। और करना क्या चाहिए, ए को व्हीट बनाना चाहिए, बी को क्लोथ बनाना चाहिए और एक्सचेंज कर लेनी चाहिए। एक्सचेंज करोगे तो दोनों को ही फायदा हो जाएगा। कैसे, देखो जरा, मान लो 6:6 एक्सचेंज रेशियो है कि ए
6 यूनिट अपना दिया बी को, है ना, 6 यूनिट वीट का, क्योंकि ये तो वीट बनाता है ना, और बदले में बी 6 यूनिट दिया क्लोथ का, बी क्लोथ बनाएगा। एडम स्मिथ ने यही बोला था, ए को वीट बनाना चाहिए और बी को क्लोथ बनाना चाहिए, और दोनों को एक्सचेंज कर लेना चाहिए। अब होगा क्या, दोनों फायदे में रहेंगे। कैसे, देखो, ए को क्या मिला, 6 यूनिट ऑफ सी, क्लोथ का 6 यूनिट मिला, ठीक है। अब देखो, ए को मिला यहाँ पे लिखो, देखो, ए को 6 सी मिला, है कि नहीं। ए खुद से बनाना तो कितने घंटे में बनाता, तो सर ए अगर खुद से बनाता तो कितने घंटे में बनाता, बताओ जरा। वैसे ना समझो, ऐसे समझो, 6 सी मिला ए को। ए अगर देखो, 6 सी जो है, ए अगर ये 6 डब्ल्यू देके 6 सी लिया है, वो चीज ए अपना 1 घंटे का लेबर आवर 6 दिया है ना, ए ने 6 डब्ल्यू देके 6 यूनिट ऑफ वीट देके 6 यूनिट ऑफ क्लोथ लिया है, 1 घंटे का वीट दिया है। 1 घंटे में अगर वीट ना बना के क्लोथ बनाता तो कितना बनाता, 4, है कि नहीं, 4 यूनिट बनाता है ए, और उसको मिला कितना, 6 यूनिट मिला सी का, यानी कि 2 सी ज्यादा मिले हैं ए को, 2 सी ज्यादा मिले हैं, तो बेनिफिट हुआ ए को, 2 यूनिट ऑफ क्लोथ ज्यादा मिले। 2 यूनिट मतलब अगर 1 घंटे में 4 बनाता है तो 2 यूनिट मतलब आधा घंटा सेव हुआ ए का। वैसे ही बी को देखो, बी को 6 डब्ल्यू मिला है ना। बी के लिए कितने घंटे का ये है, तो सर बी 1 डब्ल्यू बनाता है 1 घंटे में, 1 यूनिट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वीट, 1 घंटे में 1 डब्ल्यू बनाता है, तो 6 डब्ल्यू ये 6 घंटे में बनाता। अब 6 घंटे में बनाता तो 6 घंटे का लेबर सेव हो गया, नहीं बनाना पड़ा ना, वो ले लिया ऐसे, तो उसमें क्या बनाएगा ये सी। सी जब बनाता है क्लोथ तो 1 घंटे में 5 बनाता है, तो 6 घंटे में कितना, 30 बनाएगा। 30 एक्स्ट्रा क्लोथ का यूनिट बनाया बी ने, जिसमें से अगर 6 दे भी दिया तो 24 सी बचा ए के पास, सॉरी बी के पास एक्स्ट्रा, है कि नहीं। अगर इसके देखोगे कितना घंटा सेव हुआ, 24 सी एक्स्ट्रा बचा, ये 5 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 1 घंटे में 5 सी क्लोथ का यूनिट बनाता है, तो पता है 24 डिवाइड बाई 5, 4.8 आवर्स सेव किया बी ने। यही चीज लिखा हुआ है इस थ्योरी के अंदर। ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ए को बनाना चाहिए वीट और बी को बनाना चाहिए क्लोथ, और एक्सचेंज कर लेना चाहिए, 6 के बदले 6, उससे होगा क्या, इसको 2 सी एक्स्ट्रा मिलेगा जो कि 30 मिनट का लेबर आवर है, इसको 24 सी एक्स्ट्रा मिलेगा जो कि नियरली 4.8 आवर्स का लेबर आवर है, ठीक है। पर इस थ्योरी में एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, ये तो ऐसी कंडीशन में अप्लाई हो पाएगा ना जहां ए एक चीज बनाने में एब्सोल्यूट एडवांटेज है और बी कोई दूसरा चीज। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए दोनों चीज बनाने में एब्सोल्यूट एडवांटेज रखता हो, तब तो ये थ्योरी नहीं लग पाएगी। तब कैसे एक्सचेंज करेंगे, तो अगला थ्योरी आता है देखो, ड्रॉबैक में मैंने यही लिखा हुआ है इस थ्योरी के कंक्लूजन में, जो मैंने अभी बताया कि हो सकता है एक कंट्री को दोनों प्रोडक्ट बनाने में एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, तब ये थ्योरी नहीं लग सकता। अगला थ्योरी है डेविड रिकार्डो ने दिया हुआ कंपैरेटिव एडवांटेज। अब देखो कंपैरेटिव एडवांटेज का जरा एक्सप्लेनेशन देखना जरा ए अगर वीट बनाने का देखा जाए तो 6 यूनिट बनाता है और ये 1 यूनिट, तो जाहिर सी बात है ए हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज अगर सिर्फ वीट को देखा जाए तो। अगर क्लॉथ को देखा जाए तो ए 4 यूनिट बनाता है और ये बी सिर्फ 2 यूनिट, फिर ए के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है बी के तुलना में। लेकिन अब ये केस ऊपर से तो डिफरेंट है क्योंकि दोनों में ए ज्यादा बना रहा है, लेकिन देखेंगे अब कंपैरेटिव एडवांटेज कहाँ है, ए कंपैरेटिवली ज्यादा एडवांटेज कहाँ है बनाने में, तो जरा देखो ये 6 टाइम्स ज्यादा बना रहा है कि नहीं। ये 1 बनाएगा तो ये 6 बनाएगा, पर ये सिर्फ 2 टाइम्स ज्यादा बना रहा है, तो ए हैज कंपैरेटिव एडवांटेज ऑन प्रोडक्शन ऑफ वीट। ए का कंपैरेटिव एडवांटेज कहाँ है, वीट का प्रोडक्शन पे, क्यों, क्योंकि ये 6 गुना ज्यादा बना रहा है बी से। सेम जो चीज बोला हूं ना एज इट इज वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है।
वैसे ही बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ए का क्या है कंपैरेटिव एडवांटेज, तो सर वीट बनाने में। बी का देखो, बी पता है बी के लेबर उतने प्रोडक्टिव नहीं है, बहुत कम बनाते हैं ए के तुलना में। 1 घंटे में देखो छह छह टाइम्स कम बनाता है, वो 6 बनाता है तो ये सिर्फ 1 बनाता है। पर अगर क्लोथ की बात आए तो 1 घंटे में बताओ कितना बनाता है, बस हाफ, मतलब आधा टाइम्स। इसमें 6 गुना कम बनाता है, इसमें हाफ कम बनाता है। तो जाहिर सी बात है क्लोथ के प्रोडक्शन में थोड़ा ज्यादा इफिशियंट एंड प्रोडक्टिव लेबर है ना बी के पास, तो बी को कंपेरेटिवली कम डीज एडवांटेज या फिर इसी को कंपेरेटिव एडवांटेज भी बोलते हैं, वो कहाँ पे है, तो प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ। तो ए को क्या बनाना चाहिए, व्हीट बनाना चाहिए, और बी को क्या बनाना चाहिए, क्लोथ बनाना चाहिए। देखो जरा यही लिखा है, कंट्री ए कैन प्रोड्यूस 2 यार्ड ऑफ क्लोथ पर आवर, सॉरी कंट्री बी कैन नाउ एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन प्रोडक्शन। यही लिखा है कि कंट्री जो बी है ना इसका एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज दोनों में है, यानी कि एक तुलना में वो दोनों कम बना रहा है। लेकिन अगर कंपैरेटिव करके देखा जाए तो कंपैरेटिवली कम डिसएडवांटेज किसमें है, क्लोथ में, जिसको कंपैरेटिव एडवांटेज भी बोल सकते हो। और एक्सचेंज करेगा, मान लो 6 यूनिट टू 6 यूनिट किया, ठीक है। अब देखो ए क्या करेगा, 6W दे देगा और 6C सपोज ले लेगा, एक्सचेंज कर लेंगे। देखो जरा, ए ने 1 घंटे का लेबर आवर दिया अपना 6W, 1 घंटे में 6W बनाता है, ए ने दिया बी को। अब 6W के बदले उसको क्या मिला, 6C। अगर 6C 1 घंटे में C बनाता तो सिर्फ 4 बनाता, ए तो 6C मिला, 1 घंटे का W का प्रोडक्शन देके 6C मिला। अगर वो 6C बनाता नहीं, क्लोथ बनाता नहीं, सॉरी क्लोथ बनाता लेके नहीं आता, तो पता है सिर्फ 4 बनाता, तो यानी कि 2 यूनिट ऑफ क्लोथ एक्स्ट्रा मिला है ना। 2 यूनिट ऑफ जो क्लोथ है ना वही है बेनिफिट टू ए। बेनिफिट टू बी देखो, बी को क्या बेनिफिट होगा एक्सचेंज में, बी को क्या मिला, 6W, 6 यूनिट ऑफ व्हीट, जो कि कितने घंटे में ये बी बनाता, 6 घंटे में, क्योंकि 1 यूनिट बनाता है ना 1 घंटे में। अगर 6 घंटे में बनाता तो इसके 6 घंटे बच गए, क्योंकि बनाना नहीं पड़ा। तो उस 6 घंटे में क्या बनाया होगा ये, तो 6 घंटे में सर बनाया होगा ये क्लोथ। क्लोथ ये 2 बनाता है 1 घंटे में, तो 6 घंटे में टोटल बनाया होगा 12। अब 12 एक्स्ट्रा इसको बनाने को मौका मिला, एक्स्ट्रा सेविंग, जिसमें 6 दे भी दिया तब भी 6 यूनिट ऑफ क्लोथ इसके पास एक्स्ट्रा है कि नहीं। 6 यूनिट ऑफ क्लोथ का मतलब होता है 3 आवर्स इसको सेव हुआ है लेबर का। 1 घंटे में 2 बनाता है, 6 यूनिट सेव हुआ है, तो यानी कि 3 घंटे का लेबर आवर सेव हुआ है। तो इसको बोलते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। अगर एक कंट्री का दोनों में ही कम एडवांटेज हो, एब्सोल्यूट एडवांटेज, तो देखेंगे कंपैरेटिव एडवांटेज किसमें है। जिसमें कंपैरेटिव एडवांटेज है, जैसे एक का दोनों में ही ज्यादा बना रहा था पर सबसे ज्यादा इसमें बना रहा था, इसमें 6 गुना ज्यादा, इसमें बस डबल, तो 6 टाइम ज्यादा वाला कंपैरेटिव एडवांटेज है, तो वो बनाएगा और एक्सचेंज कर लेंगे। इस पे थ्योरी का कुछ लिमिटेशन है, जैसे ऊपर के थ्योरी का था। क्या लिमिटेशन है, एक कंपैरेटिव एडवांटेज तो है पर दोनों का कॉस्ट स्ट्रक्चर क्यों है इस थ्योरी में उतना एक्सप्लेन नहीं करता है, बस बता दिया कि वो 1 घंटे में इतना बनाएगा, ये 1 घंटे में इतना बनाएगा, रीजन नहीं बताया। दूसरा डिमांड पैटर्न, ये नहीं बता रहा, ये तो बोल रहा है कि एक्सचेंज कर लो, पर डिमांड पैटर्न अलग भी तो हो सकता है। मान लो मैं व्हीट बना रहा हूँ, ठीक है, और व्हीट का डिमांड दूसरे कंट्री में मैं सोच रहा हूँ देके क्लोथ ले लूंगा, उसके कंट्री में व्हीट का डिमांड कैसा है, इस पे भी तो डिपेंड करेगा। तो ये सारे चीज इस थ्योरी में इग्नोर है। थ्योरी देखो लेबर थ्योरी और वैल्यू पे बेस्ड है, यानी कि सिर्फ लेबर को एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसीडर करके इस थ्योरी को बेस बना के बनाया गया है। पर रियल लाइफ में सिर्फ लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो होता नहीं है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लेबर भी होता है, कैपिटल भी होता है कि नहीं, और भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत चीज आपने देखा है। अगला है हेक्सर ओलिन थ्योरी, बाद में इसमें इसको मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं या फिर फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। इसी में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन पॉल सैमुअल्सन, ये भी इकोनॉमिस्ट है, पीए सैमुअल्सन बोलते हैं, इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। हेक्सर ओलिन सैमुअल्सनियन थ्योरी भी बोलते हैं इसको, इस वजह से। ये तो बेसिक था। जरा ये कहता क्या है, फैक्टर इंडोमेंट का मतलब होता है फैक्टर अवेबिलिटी,
फैक्टर अवेबिलिटी, देखो दो देश है इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, मान लो ये ए, ये बी, पता है मान लो ए में लेबर बहुत है, अबेंडेंट ऑफ लेबर, ए ऐसी कंट्री है जो लेबर ओरिएंटेड है, इजिली लेबर मिल जाते हैं, लेबर बहुत है, ठीक, इसमें कैपिटल बहुत है। फैक्टर इंडोमेंट का मतलब फैक्टर अवेबिलिटी, कौन सी कंट्री में कौन सा फैक्टर अवेलेबल है, ये थ्योरी कहता है जो फैक्टर अवेलेबल हो, अबेंडेंट हो, उस फैक्टर को यूज करके उसको वो बनानी चाहिए, और जो स्कार्स हो, मान लो इस कंट्री में लेबर कैपिटल नहीं है तो कैपिटल गुड्स बनाना तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो आप क्या करो कैपिटल गुड्स ले आओ खरीद के। इस कंट्री में लेबर नहीं है तो लेबर वाले गुड्स ए से खरीद लो। आपके पास जो रिसोर्सेज है अबेंडेंट बहुत सारे, उस रिसोर्सेज को आप यूज करके वो गुड्स बनाओ, जो रिसोर्सेज नहीं है वो गुड्स खरीद लो, बदले में अपना वाला गुड्स दे दो उसको, जिसके पास लेबर वाला गुड्स है वो लेबर दे देगा और कैपिटल वाले गुड्स ले आएगा। यही बोलता है ये फैक्टर इंडोमेंट, ओवरऑल अवेबिलिटी ऑफ यूजेबल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग बोथ नेचुरल एंड मैन मेड। जनरली यहाँ पे दो जो फैक्टर को यूज किया है दैट इज लेबर एंड कैपिटल को कंसीडर करके इस थ्योरी को, जैसे मैं बता रहा था ना, एक देश में लेबर ओरिएंटेड हो सकता है, दूसरे देश में कैपिटल बहुत है तो कैपिटल ओरिएंटेड हो सकता है। अगला लिखा है कि इट इज अ स्पेशल केस ऑफ इंट्रा रीजनल ट्रेड। आप दो देश ना समझो कोई दिक्कत नहीं, ए और बी दो कंट्री को ना ध्यान देके तुम्हें दो रीजन का ही ध्यान दे दो, एक ये रीजन है रीजन वन, कंट्री छोड़ो रीजन का ध्यान दे दो। रीजन में भी तो ऐसे ही होता है ना, रियल लाइफ में एक एग्जांपल देखो, रीजन में भी क्या होता है, जिस रीजन में जो रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं ना उसमें उसी चीज की प्रोडक्शन होती है कि नहीं। अगर मान लो कहीं पे टी का प्रोडक्शन हो सकता है, वो रिसोर्सेज वहां है तो वहाँ टी का प्रोडक्शन होता है, पर वहां के लोग कॉफी कैसे पीते होंगे, जहाँ कॉफी का प्रोडक्शन होता है वहां से खरीद के। तो जिस जगह पे जो रिसोर्सेज ज्यादा हो वहां पे वही चीज का प्रोडक्शन होता है, और जो रिसोर्सेज ना हो वो चीज वो खरीद लेते हैं। तो जैसे एक रीजन का एग्जांपल ले सकते हैं, इमेजिन करो एक देश का भी सेम ही होता होगा, जिस देश में जो रिसोर्सेज ज्यादा मात्रा में है उस रिसोर्सेज को यूज करके वो प्रोडक्शन करेंगे, लेबर ज्यादा है तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन करेंगे, जिस कंट्री में कैपिटल ज्यादा है कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन करेंगे, ठीक। अब मान लो लेबर इंटेंसिव कर रहे हैं क्योंकि लेबर ज्यादा है तो लेबर वाला गुड्स बेचेंगे और कैपिटल वाला खरीद के लाएंगे। चल यही सब लिखा है यहाँ पे। The theory states that country export depends upon its resources endowment, whether country is capital abundant या labor intensive। ये तो मैं अभी बताया आपको कि देश में कैपिटल ज्यादा है कि लेबर ज्यादा है, इस पे डिपेंड करता है देश का एक्सपोर्ट। अगर कैपिटल ज्यादा है तो कैपिटल ओरिएंटेड गुड्स बनाएंगे और उसको बेचेंगे, अगर लेबर ज्यादा है तो लेबर ओरिएंटेड गुड्स बनाएंगे उसको बेचेंगे। अब एक और चीज देखो, हेक्सर ओलिन का ट्रेड थ्योरी तो देख लिया आपने, ऊपर जो हम पढ़ रहे थे। फैक्टर इक्विलाइजेशन थ्योरी देखो, फैक्टर इक्विलाइजेशन थ्योरी कहता है कि लॉन्ग रन में दो कंट्री है, मान लो यहाँ लेबर है, मान लो एक कैपिटल, ठीक है। लॉन्ग रन में मान लो लेबर इंटेंसिव गुड्स है, जहां पे लेबर फॉर एग्जांपल सस्ता है, अबेंडेंट मान लो कहीं पे लेबर है, लेबर बहुत सस्ता है, ठीक, लेबर ही लेबर अवेलेबल है तो यहाँ लेबर इंटेंसिव गुड्स सस्ता होगा, और जहाँ पे कैपिटल है वहां महंगा होगा, जहाँ कैपिटल ज्यादा है वहां कैपिटल वाले इंटेंसिव गुड्स सस्ते होंगे और लेबर इंटेंसिव गुड्स महंगे होंगे। और होता क्या है बाद में, फैक्टर प्राइसिंग इक्विलाइजेशन कहता है दो देशों में ट्रेड होगी ना तो दोनों का गुड्स लगभग एक ही पर्टिकुलर गुड्स लगभग सेम ही प्राइस पे बिकेगा। क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेज नहीं होगा ना, आर्बिट्रेज का मतलब सस्ती जगह से खरीद के महंगी जगह में बेचना। अगर एकदम दो देशों में प्राइस का डिफरेंस हो तो जाहिर सी बात है जिस देश में सस्ता है उस देश से सब खरीद के उस देश में बेचेंगे जिसमें महंगा हो, है कि नहीं। और सब खरीदेंगे खरीदेंगे तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा, इसका प्राइस गिर जाएगा, और ऑटोमेटिकली प्राइस इक्विलाइजेशन कहता है कि दो देशों में फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस लगभग सेम हो जाता है ट्रेडिंग की वजह से, समझ रहे हो। जब फाइनल प्राइस सेम है तो फैक्टर प्राइस भी सेम हो जाता है। फैक्टर प्राइस मतलब फॉर एग्जांपल मान लो जहां पे लेबर सस्ता है, होगा क्या कि लेबर सस्ता है तो लेबर वहां शिफ्ट करने लगेंगे जहां पे लेबर महंगा है, यानी कि कैपिटल वाले गुड्स में जहां पे लेबर अगर महंगा है फॉर एग्जांपल
और यहाँ पे जहाँ पे लेबर सस्ता है, जिस कंट्री में लेबर इंटेंसिव है, तो लेबर उस कंट्री में शिफ्ट करने लगेंगे जहाँ लेबर महंगा है ज्यादा कमाने के लिए, और ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे लेबर महंगा होते जाएगा स्कार्सिटी से, और वहां पे लेबर सस्ता होते जाएगा, और क्या हो जाएगा, लेबर का प्राइस लगभग बराबर। तो फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी कहता है, फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन थ्योरी, कि आउटपुट की प्राइस लगभग सेम हो जाता है दो देश में ट्रेडिंग की वजह से, इसी वजह से फैक्टर की भी प्राइस सेम हो जाती है। फैक्टर मूवमेंट करने लगता है लेबर से लेके कैपिटल में या फिर कैपिटल से लेके लेबर में, और फैक्टर की प्राइस इक्वल होने लगती है लॉन्ग रन में। यही लिखा है, फॉरेन ट्रेड इलिमिनेट फैक्टर प्राइस डिफरेंशियल, कि फैक्टर के प्राइस में जो डिफरेंट है ना, मान लो लेबर सस्ता है किसी कंट्री में, लेबर महंगा है, फॉरेन ट्रेड होने लगेगी नहीं, दोनों कंट्री में लेबर लगभग बराबर हो जाएगा, ये जो डिफरेंस है। क्यों, सस्ते जगह से महंगे जगह पे लेबर जाने लगेंगे ना कमाने, यही चीज है। बस एक बार आप थ्योरी को स्कैन कर लेना, पढ़ लेना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सेम चीज लिखा हुआ है एज इट इज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। कंपैरेटिव थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी में डिफरेंस, मॉडर्न थ्योरी मतलब हेक्सर-ओलिन वाली, कंपैरेटिव कॉस्ट मतलब अभी जो हमने इससे ऊपर पढ़ा था। देखो, ये फैक्टर इंडोमेंट का बात करता है कि दो देशों में फैक्टर का एबिलिटी कैसा है, और ये किस चीज का बात कर रहा था, कंपैरेटिव कॉस्ट की, जिसका कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज हो वो उस गुड्स को प्रोडक्शन करेगा। इसमें सिर्फ मैंने बोला था ना कि इसकी एक डिसएडवांटेज है कि सिर्फ लेबर को एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेस मान के पूरी थ्योरी एक्सप्लेन किया गया है, और यहाँ पे नहीं, बेस्ड ऑन मनी विच इज मोर रियलिस्टिक। ये टू फैक्टर मॉडल है, क्यों, क्योंकि इसमें लेबर एंड कैपिटल दोनों यूज हुआ है, पर ये वन फैक्टर मॉडल है, सिर्फ लेबर को यूज किया गया था। ठीक, ये स्पेशल केस ऑफ इंट्रा रीजनल ट्रेड जैसा ही केस तो है, पर ये ऐसा कुछ नहीं है डिस्टिंक्ट फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रेड। तो ये डिफरेंस है, कुछ याद कर लेना, आ सकता है डिफरेंस। अगला है न्यू ट्रेड थ्योरी। देखो, न्यू ट्रेड थ्योरी क्या कहता है, 1970s के टाइम में इस थ्योरी को थोड़ा डेवलप किया गया था। न्यू ट्रेड थ्योरी क्या कहता है कि अभी मैक्सिमम 50% से ज्यादा ट्रेड कौन करता है, बड़े बड़े जो डेवलप एंड बिग कंट्री है कि नहीं, और सारे कंट्री एक दूसरे के ट्रेडिंग पार्टनर है। कैसे, मान लो कि फॉर एग्जांपल इंडिया है ना, यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल रसिया, ठीक, मान लो इंडिया मोबाइल बनाता है, तो हो सकता है रसिया भी मोबाइल बनाता हो, है कि नहीं। रसिया छोड़ो, यूएसए ले लो, क्लूथ ले लो, मोबाइल भी छोड़ो, आप बोलोगे इंडिया मोबाइल बनाता नहीं है उतना, हम तो नहीं खरीदते। आजकल न्यू ट्रेड थ्योरी कैसा हो गया, न्यू ट्रेड सिस्टम कैसा हो गया कि जरूरी नहीं हम जो चीज नहीं बनाते वही खरीदेंगे, हम जो चीज बनाते भी है ना, जो चीज हम बनाते हैं, क्या इंडियन ब्रांड्स है कपड़े का, हाँ ब्रांड्स है इंडियन, आपने रेमंड सुना होगा, सियाराम सुना होगा, स्टिल इंडियन ब्रांड होने के बावजूद क्या फॉरेन ब्रांड भी हम खरीदते हैं, हाँ बहुत सारे फॉरेन ब्रांड है, जैसे कि आपने कैंटावेल सुना होगा, ब्लैकबेरी सुना होगा, ये सारे फॉरेन ही ब्रांड है। अभी मुझे पता नहीं कौन से देश का ब्रांड है, एक एग्जांपल लेके चलता हूँ ये सारे फॉरेन ब्रांड जो है, तो जो गुड्स पहले जो ट्रेडिशनल थ्योरी थे वो बोलते थे कि जो गुड्स हम बनाते हैं वो नहीं खरीदेंगे, जो हम नहीं बनाते वो खरीदेंगे, या फिर जो हम सस्ते में नहीं बना सकते वो खरीदेंगे, पर ऐसा नहीं है, जो गुड्स हम बनाते हैं वो गुड्स भी हम खरीदते हैं, प्लस बेचने का भी सेम है। फॉरेन कंट्री में मान लो हम अपनी कपड़े बेच रहे हैं, तो फॉरेन भी तो वो चीज बनाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मॉडर्न थ्योरी क्या कहता है कि हम वो गुड्स बनाते भी हैं, बेचते भी हैं, सेम चीज खरीदते भी है। ठीक, ये दो वजह से मॉडर्न थ्योरी पॉपुलर है, कि दो वजह से ये चीज पॉसिबल है। एक तो स्केल ऑफ इकोनॉमी की, अब इसकी वजह से कि जो चीज हम अपनी कंट्री में बेच रहे हैं वही चीज दूसरी कंट्री में बेच सकते हैं, या फिर जो चीज अपनी कंट्री में बना रहे हैं वो चीज खरीदते भी है, इस वजह से एक तो स्केल ऑफ इकोनॉमी मिलता है कि हमें अपने डोमेस्टिक मार्केट को छोड़ के बाहर भी बेचने का मौका मिले तो ह्यूज अमाउंट में हमें प्रोडक्शन करनी पड़ेगी और एवरेज कॉस्ट घट जाएगा। दूसरा नेटवर्क इफेक्ट मिलता है, नेटवर्क इफेक्ट को बैंडवेगन इफेक्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक इंसान अगर कोई वैल्यू कंज्यूम करता है ना, तो उसकी वजह से दूसरी इंसान भी जो वैल्यू कंज्यूम करे, जैसे कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज इन इनहेंस एज द नंबर ऑफ कस्टमर यूजिंग इट इंक्रीजेज।
फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई मान लो कि फोन अच्छा लगा या फिर कोई ऐप अच्छा लगा, तो मैं किसी को रेफर कर देता हूँ कि नहीं, कि अरे ये ऐप अच्छा है, आप भी यूज करो, या अपने घर वालों को रेफर कर दूंगा। इससे होगा क्या कि मैंने वो चीज यूज करी है कि नहीं, एज द नंबर ऑफ यूजर बढ़ते जा रहा है, उसका जो इफेक्ट है ना वो भी बढ़ते जा रहा है। मुझे वो चीज वैल्यू का लगा, तो मैंने एक को बताया, 1 से 10 को होगा, 10 से 20 को होगा, इसको बोलते हैं नेटवर्क इफेक्ट। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज अफेक्टेड बाय वैल्यू, क्या लिखा है नेटवर्क इफेक्ट के मीनिंग में, 1% वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज अफेक्टेड बाय वैल्यू दैट गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर। यानी कि मुझे अगर वो चीज अच्छी लग रही है तो इससे फर्क पड़ेगा कि दूसरे इंसान को वो चीज कैसा लगता है, या फिर उससे एक नेटवर्क इफेक्ट मिलता है कि मैं उस चीज को प्रमोट करूंगा, है कि नहीं। चलो थोड़ा थ्योरीज देख लेना इंटरनेशनल ट्रेड की, ये इंपॉर्टेंट है। कितने थ्योरीज थे, एक था पहला मर्केंटिलिस्ट व्यू, इसमें क्या था, ग्रेट यूरोपियन पावर का जो थ्योरी दिया हुआ था ये था कि जीरो सम गेम है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, कम से कम इंपोर्ट करो, जितना प्रीसियस मेटल, जितना एक्सपोर्ट करके ज्यादा से ज्यादा प्रीसियस मेटल एंड गोल्ड एंड सिल्वर कलेक्ट करके लाओगे उतना ही रिच होगे। दूसरा था एब्सोल्यूट एडवांटेज का थ्योरी। एब्सोल्यूट एडवांटेज में हमने क्या पढ़ा कि एक कंट्री को एक चीज में एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है, दूसरे को दूसरे में, जैसे ए को व्हीट में था, बी को क्लोथ में था, ठीक। जिसको जिसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज हो उसको वही चीज बनानी चाहिए, और जिसमें नहीं हो वो चीज दूसरे से एक्सचेंज कर लेनी चाहिए। इससे होगा क्या कि दोनों कंट्री को फायदा होगा। 6:6 एक्सचेंज कर रहे थे, याद आ रहा है कुछ। कंपैरेटिव एडवांटेज कहता है एब्सोल्यूट एडवांटेज कहीं कहीं काम नहीं आता है, हो सकता है ए को दोनों चीज बनाने में फायदा हो, तो देखेंगे कंपैरेटिवली किसमें ज्यादा फायदा है। कंपैरेटिव एडवांटेज ए वो चीज बनाएगा, वैसे ही बी को दोनों चीज में नुकसान है, कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है। और देखेंगे लेस कंपैरेटिव डिसएडवांटेज किसमें है, कि बी कौन सा चीज में कम नुकसान है बी को बनाने में। बी के लेबर तो दोनों चीज के लिए अनप्रोडक्टिव थे एज कंपेयर टू ए, तो बी को व्हीट, हमारे एग्जांपल में बी को क्लोथ बनाने में कंपैरेटिवली क्या था, लेस डिसएडवांटेज तो ए व्हीट बनाएगा, बी क्लोथ बनाएगा, एक्सचेंज कर लेंगे, इससे दोनों को फायदा होगा। उसके बाद था हेक्सर रोलिन, जो कहता था फैक्टर इंडोमेंट की फैक्टर की एवेबिलिटी देखो, अगर फैक्टर कौन सी फैक्टर ज्यादा है, लेबर अगर ज्यादा है तो लेबर ओरिएंटेड गुड्स बनाओ, कैपिटल वाला खरीद लो, कैपिटल ज्यादा है कैपिटल वाले गुड्स बनाओ, लेबर वाला खरीद लो। फिर इसमें एक फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन थ्योरी भी था। इसने बोला जब जब दो देशों में ट्रेडिंग होगी, जब जब दो देश ट्रेड करेंगे, तो जो आउटपुट की प्राइस होगी वो लगभग बराबर हो जाती है, तो इस वजह से इनपुट की भी प्राइस, फैक्टर की भी प्राइस बराबर हो जाएगी लॉन्ग रन में जाके, ठीक है। न्यू ट्रेड सिस्टम, दो चीज था, स्केल ऑफ इकोनॉमी की वजह से, और दूसरा नेटवर्क इफेक्ट, ये एक इंसान के यूज करने से जो वैल्यू जनरेट होती है वो दूसरे इंसान को इफेक्ट करता है। स्केल ऑफ इकोनॉमी सेल की वजह से, एक्सपोर्ट की वजह से लार्ज यूनिट में प्रोडक्शन होती है, जिससे एवरेज कट घट जाता है। ये न्यू ट्रेड थ्योरी क्या बोलता है कि जरूरी नहीं जो चीज हम नहीं बनाते वही खरीदे, या जो चीज हम महंगे में बनाते वो खरीदे, जो चीज हम बनाते हैं वो भी खरीद सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आजकल सारे कंट्री में यही चल रहा है, जो चीज हम बनाते हैं तब भी हम वो चीज खरीदते हैं फॉरेन कंट्री से, है कि नहीं। फॉरेन कंट्री में सेम जो चीज वो बना रहा है तब भी वो चीज खरीदता है इस कंट्री से, हम वही चीज एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम वो चीज एक्सपोर्ट करते हैं जो उस देश में बनता ही नहीं है, वहां भी बनता होगा। चलो इंटरनेशनल ट्रेड का थ्योरी खत्म हुआ, मिलते हैं आप लोगों से यूनिट नंबर 2 में।